तो इसमें जो मुख्यतः जो पौधा बढ़ने के बाद, फल आने के बाद, जो सबसे मेन जो बीमारी का जो प्रकोप रहता है, वो मेन क्या है? जब आप इसका खेती करते हैं पपीता का, तो जो इसमें अगर लागत की अगर बात करें, तो स्टार्टिंग से यानी कि इस पौध से लेके पूरा लास्ट तक इसका जो खर्च 1 एकड़ के मतलब कि पीछे कितना आ जाता होगा किसान को? सिंचाई का जो इसमें जो विधि है, तो कई व्यक्ति बोलते हैं कि ड्रिप से सही रहता है, कोई मतलब कि खुला ऐसे दे देना चाहिए। तो उत्तम विधि क्या इसमें माना जाता है और टाइमिंग क्या रहता है, कब-कब देना चाहिए सिंचाई इसमें? जी, तो आप जो बाकी जो किसान भाई हैं, जो अपने जो वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई किसान भाई बाय द वे अगर पपीता की खेती अभी तक नहीं किया है और प्लानिंग कर रहा होगा, जी, तो उसको करना चाहिए कि नहीं? या आप क्या उसको सुझाव देना चाहेंगे भाई जी। को? तो साथियों नमस्कार, फार्मर मित्रान चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम आए हैं पपीता की खेती में और हमारे साथ जो जियो लाइफ के जो एक्सपर्ट आज आए हैं, जो वेजिटेबल एक्सपर्ट हम बोल सकते हैं और आज की जो जानकारी है, आज भैया के माध्यम से हमको मिलने वाला है। तो जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले भैया का सबसे पहले हम चाहेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम जानकारी पे आएँगे। तो नमस्कार भैया। जी, नमस्कार, नमस्कार भैया मेरा सबसे पहले आपका जो पूरा परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम केशवराम वर्मा है और मैं जियो लाइफ से हूँ। जियो लाइफ में मैं पिछले 3 वर्षों से कार्यरत हूँ जी, टेरिटरी डिमांड जनरेशन ऑफ़िसर के पद पर और मैं वेजिटेबल देखता हूँ। जी, पिछले 6-7 सालों से मैं वेजिटेबल देख रहा जी। हूँ मैं। तो 6 से 7 साल से यानी कि इस लाइन में अभी भैया अपना जो अनुभव भी शेयर करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि पपीता की खेती में कि इसका स्टार्टिंग से लेके जो बेसिक जानकारी है कि इसका जैसे कि मांदा से मांदा की दूरी क्या रहता होगा, इसका पौधों से पौधे की दूरी क्या रहता है, बेसल्स वगैरह के बारे में तो थोड़ा शॉर्ट में हम बेसिक जानकारी लेंगे। तो भैया आप हम चाहेंगे कि जो पपीता की जो खेती है, जो भी किसान भाई जो करना चाहता है, जी, तो इसका स्टार्टिंग से जो खेत तैयारी से लेके जी, जो अपना खेत तैयार हो गया, टीपी हो गया, जी, बीच में बेसल्स हो गया जी, और जो कीट-पतंग है उसका देखभाल किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा-सा स्टार्टिंग से बताने का जी। थोड़ा प्रयास करते हैं सर। सर्वप्रथम तो शुरुआत में जब हम मांदा बनाते हैं तो 8 बाई 6 में मतलब पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और मांदे से मांदे की दूरी 8 फीट का होना चाहिए। फिर हम पौधा लगाते हैं। हुँ, लगभग इसमें पपाया में 2 वैराइटियाँ होती है। एक ताइवान 786 आता है वो रहता है और अभी-अभी 15 नंबर करके एक वैराइटी आया है वो भी चल रहा है जिसमें मतलब वायरस कम लगता है। हुँ, तो दोनों में लगभग वही डिस्टेंस रहेगा 8 बाई 6 का। हुँ, उसके बाद हम इसको पहला बेसल करते हैं हुँ, यानी कि लगाने के बाद शुरुआती अवस्था में उस समय गर्मी के समय में यहाँ लगता है। जी, तो उस टाइम थोड़ा-सा पानी का देख-रेख, रख-रखाव ये सब चीज़ को देख के चलना पड़ता है ताकि वायरस मत आ जाए और पपाया में उस टाइम पानी ऊपर-नीचे होता है तो डिंपिंग ऑफ मतलब जड़ सड़ना, तना जी, गलना इस टाइप का समस्या भी देखने को मिलता है उस समय के लिए। जी, तो उस समय आप कई तरह के दवाई आता है जो बायर का एलिएट आता है उसका आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं उस समय के लिए काफ़ी अच्छी दवाई रहती है। जी, तना का जो सड़न गलन है उसके लिए उस टाइम के लिए बहुत बढ़िया रिज़ल्ट जी, मिलता है। जी, उसके बाद जैसे पपीता आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते जाता है जब थोड़ा-सा मौसम शांत होता है उस टाइम तो हम पहले कुछ-कुछ घोल से खाद देते हैं 1261 वगैरह का जी, या फिर 1448 करके जो खाद आता है इन खादों को देते हैं ताकि उसमें ज्वलनशीलता नहीं रहती है हुँ, और पपाया के लिए भी अच्छा हो जाता है। फिर जैसे थोड़ा-सा मौसम ठंडा होता है तो कई किसान भाई तो पहले से ही बेसल दे देते हैं और कई किसान भाई लेट से बेसल देते हैं। जी, एक बार बारिश होने के बाद थोड़ा ज़मीन ठंडा होने के बाद बेसल देते हैं कई हुँ, लोग और जो लोग मल्चिंग करते हैं उन लोग पहले से बेसल दे दिए रहते हैं। हुँ, तो फिर ये तो दोनों विधि हो गई। उसके बाद पहला बेसल डलने के बाद पौधा धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है तो उस टाइम शुरुआती अवस्था में मान के चलिए लीफ कर्ल वायरस का इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा, समस्या देखने को मिलता है। तो उस समय जियो लाइफ का जो नो वायरस आता है उसका आप जैसे लीफ कर्ल वायरस का प्री में जब स्प्रे कर रहे हैं शुरुआती अवस्था में तो 600 एमएल 200 लीटर पानी में साथ में अर्थोसिलिसिक एसिड 12% जो टैप्सिल आता है उसका साथ में मिलाकर हुँ, और एक डेंटासू हुँ, उसका तीनों का मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं उस समय के लिए। उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद फिर उसका एक स्प्रे और करना है जब मतलब वायरस लग गया है तब की बात मैं बता रहा हूँ, हुँ, 1-2 दिखाई दे रहा है तो। हुँ, तो उस समय बाद आप 750 एमएल नो वायरस और साथ में विगर और ये अपना न्यूट्रीमिल स्टार्ट साथ में मिक्स करके सेकंड स्प्रे
आप कर सकते हैं। जी, इससे जो हमारा जो नो वायरस है, वायरस को इनकैप्सुलेट कर देता है, वायरस को मतलब फैलने से रोकता है, जिससे आपका वायरस फैलने से बच जाता है। फिर आप 15 दिन, 20 दिन के अंतराल में 1-2 बार छिड़काव करेंगे तो वायरस पे आपको पूरे तरह से आपको कंट्रोल मिल जाता है। तो ये जी, रहा मतलब वायरस का। फिर उस टाइम थ्रिप्स का भी समस्या चलते रहता है, तो थ्रिप्स के लिए भी आप टोपी वाला करके आता हुँ, है इमिडापिप्रो 40%, इमिडाक्लोप्राइड और पिप्रोनिल 40% उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और बरसात के समय में मिट्टी जब बारिश होता है तो मिट्टी जैसे कि तनों में चढ़ जाता है ऊपर, तो हुँ, उससे वहाँ पे गलन की समस्या आती है। तो उस टाइम बोडो पेस्ट जो हमारा जो ब्लू कॉपर है और एंटीबायोटिक को मिक्स करके आप बोडो पेस्ट भी कर सकते हैं। सिंगल ब्लू कॉपर को बोडो पेस्ट बना के मतलब ऐसे हुँ, पेस्ट बना के तने में पोताई करना रहता है, जैसे कि अभी हुआ है, आप जी, देख जी, सकते हैं करंट ठीक, में। इस तरह से ऐसे हुँ, पोताई करना रहता है उस टाइम। आगे फिर से पौधा बढ़ता है तो उस टाइम बेसल की शुरुआत होती है। बेसल में कोई भी पौधे को अपने 20 से 20 तक का सफ़र पूरा करने के लिए 17 से 18 तरह के न्यूट्रिएंट का ज़रूरत पड़ता है। हुँ, जैसे कि उसमें स्टार्टिंग में सीएचओ जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि हवा और पानी के माध्यम से पौधे को मिल जाता है। हुँ, फिर सेकंड हमारा आता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। फिर आता है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाता है। मान के चलिए जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम और मैग्नीज, इस तरह से 6 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो और साथ ही साथ अभी सिलिकॉन भी ज़रूरी हो गया है। तो हुँ, इन सब न्यूट्रिएंट्स को हम अपने जो जियोलाइफ के जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसे देते हैं। हमारा स्टार्टिंग में आता है अल्ट्रामैक्स, उसमें 35% कैल्शियम, 5% मैग्नीशियम और 30% सिलिकॉन है। इसको आप बेसल के माध्यम से आप दे सकते हैं शुरुआती अवस्था में। सेकंड है फाउंडेशन, फाउंडेशन में मैग्नीशियम, सल्फर और 6 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक, आयरन, बोरान, मैंगनीज, मोलिब्डेनम। इस तरह से इसमें 8 पोषक तत्व है। तो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट और आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये न्यूट्रिएंट आपको एनपीके के साथ मिलाकर इसको डालना रहता है। हुँ, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कार्बन का रहता है। किसी भी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं रहता है तो हम कितना भी खाद डालते हैं, हुँ, वो पूरा खाद को अपटेक नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारे ज़मीन में जो बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव रहता है ना, हुँ, उसका भोजन है। तो इसलिए मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए जियोलाइफ ने कार्बन स्टोन का निर्माण किया है, तो साथ में कार्बन स्टोन मिक्स करके डालते हैं। इसमें 35% ऑर्गेनिक कार्बन है, जो कि लिक्विड एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसका 1 केजी 1 ट्रॉली गोबर खाद के समान है। अगर हुँ, किसी किसान भाई के पास गोबर खाद की उपलब्धता नहीं है, तो जियोलाइफ का ऑर्गेनिक कार्बन अपने बेसल में डाल सकते हैं। तो ये हम 3 बेसल खाद पपाया में एनपीके के साथ डालने के लिए बोलते हैं। तो ये तीनों को आप मिक्स करके बेसल में डाल सकते हैं। जी, डालने के 4 से 5 दिन के बाद आप विगर राजा और बैक्टोबैन का ड्रिप में चला सकते हैं। अगर ड्रिप नहीं है तो रेत के साथ मिक्स करके भी आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बरसात का समय रहता है, वो पौधा उसको ले लेता है। हुँ, तो बैक्टोगंग में मैं बता देना चाहूँ 24 तरह के बैक्टीरिया उसमें मौजूद है, और उसके 1 एमएल में 50 करोड़ बैक्टीरिया है, यानी कि 500 मिल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, 500 मिल एकड़ का डोज़ है, तो 25,000 करोड़ बैक्टीरिया आपके 1 एकड़ ज़मीन में एक साथ मिलेगा। ये लैब टेस्टेड है, इसका हम अगर मतलब कोई डिमांड करता है तो हुँ, इसका हम प्रूफ़ भी मतलब सर्टिफ़िकेट के माध्यम से दे सकते यस, हैं। तो उसके साथ में हम विगर राजा डालते हैं। विगर राजा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स, नैनोफॉर्म में न्यूट्रिएंट, साथ ही साथ उसमें न्यूरोस्पोरा क्रासा नाम का एक फंगस का अर्क मिला हुआ है, और जो कि पौधे को जल्दी से खाद अवेलेबल कराने का हुँ, काम करता है। साथ ही साथ इसमें माइकोराइज़ा भी मिला हुआ है, तो इसका इस्तेमाल आप अपने मतलब बेसल में कर सकते हैं, और न अपना जो बैक्टोमैंग है और विगर राजा उसको ड्रिप के माध्यम से चलाकर काफ़ी अच्छे से लाभ कमा सकते हैं। ठीक, ठीक। तो जी, भैया यहाँ पास एक एक सवाल और था कि आपने जो स्टार्टिंग से बताया था, बहुत अच्छा तरह से जानकारी दी है और आसान भाषा में किसान भाई को समझाने का कोशिश की है। जी, जी, तो इसमें जो मुख्यतः जो पौधा बढ़ने के बाद, फल आने के बाद, जी, जो सबसे मेन जो बीमारी का जो प्रकोप रहता है, वो मेन क्या है इसमें? जी। तो पौधा जैसे-जैसे बड़ा होता है, मान के चलिए 60-65 दिन के आस-पास में तो बडिंग और फूल दिखना चालू हो जाता है, 70-75 दिन में तो अच्छा फूल आ जाता है। हुँ, उस टाइम के समय में शुरुआती अवस्था में मान के चलिए फीमेल फ्लावर ज़्यादा सक्सेस होता है उस टाइम, हुँ, स्टार्टिंग अवस्था में जहाँ तक हमने देखा है। जी, तो उस टाइम क्या है, फ्लावर फ्लावर ड्रॉप होना
और पीलापन पड़ के झड़ना, क्योंकि बारिश ज़्यादा होते रहता है तो खाद हुँ। लीच आउट हो जाता है। तो इसलिए ये सब समस्या उस टाइम देखने को मिलती है। जी, जी। तो उस टाइम क्या रहता है, हमको बढ़वार को भी रोकना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हुँ, उस टाइम हवा में नाइट्रोजन का मात्रा रहता है, क्योंकि बरसाती पानी लगातार गिरते रहता है। हुँ, तो नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से पपाया में बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ आने लगता है उस टाइम। तो जल्दी से जल्दी हमको फ्रूट सेट करना ज़रूरी रहता है, ताकि उसका बाढ़ रुक जाए। और हुँ। बाढ़ को रोकने के लिए जीका नाम का एक दवाई आता है, जी, उसका आप ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जी, 50 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से पपाया में। तो बाढ़ रोकना ज़रूरी रहता है उस टाइम, जब जी। धीरे-धीरे जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज आते रहता है उस समय। हुँ। तो यहाँ पास एक सवाल और था जो अक्सर किसानों का सवाल रहता है जी, कि जब आप इसका खेती करते हैं पपीता का, जी, तो जो इसमें अगर लागत की अगर बात करें, जी, तो स्टार्टिंग से यानी कि इस पौध से लेके पूरा लास्ट तक इसका जो खर्च 1 एकड़ के मतलब कि पीछे कितना आ जाता होगा किसान को? अगर किसान देखा जाए तो मान के चलिए एकड़ में लगभग-लगभग 8 बाई 6 का करेंगे तो जी, 800 से साढ़े 800 पौधा के आसपास लगता है 1 1 एकड़ एकड़ का। 1 एकड़ में। हुँ, एक पौधे की कीमत लगभग-लगभग ₹20 की हुँ, होती है, तो उसमें आप हिसाब लगा सकते हैं 18 से 20 हज़ार रुपए के आसपास का लागत बैठ हुँ, जाता है। कभी-कभी पौधा खराब हो जाता है तो किसान एक्स्ट्रा पौधा भी हुँ, लेके रखते हैं। हुँ, तो वो तो पौधे की लागत होगी। उसके बाद इसमें शुरू से आखिरी तक 4 बार बेसल होता है हुँ, पपाया की फसल में। हुँ, क्योंकि इसको 3 भाग 4 भाग में डिवाइड करते हैं, फिर धीरे-धीरे करके इसको 4 पार्ट में इसको बेसल हुँ, दिया जाता है। हुँ, तो बेसल का हर बार का कॉस्ट अगर देखा जाए तो मिनिमम आप साढ़े 3 हज़ार रुपए से 4 हज़ार रुपए का बेसल का कॉस्ट ले सकते हैं। ओके, ऐसे-तैसे लेबर और सब मिला के आपको 60 से 70 हज़ार रुपए एकड़ का कॉस्ट प्रति इसमें एकड़ के हिसाब प्रति से। एकड़ का आता है। ठीक। और मुनाफ़े की बात करें, अगर अच्छा खासा फ्रूट लदा हुआ रहता है जी, जी। और रेट अगर बाज़ार का रेट अच्छा है, तो हुँ, इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रॉफ़िट हो जाता है जी, किसान जी, भाइयों को। जी। जी, तो भैया इसमें एक सवाल और था इसमें जो सिंचाई का जो इसमें जो विधि है, जी। तो कई व्यक्ति बोलते हैं कि ड्रिप से सही रहता है, कोई मतलब कि खुला ऐसे दे देना चाहिए। तो उत्तम विधि क्या इसमें माना जाता है और टाइमिंग क्या रहता है, कब-कब देना चाहिए सिंचाई इसमें? जी, जी। ड्रिप ड्रिप ही सबसे उत्तम विधि माना जाएगा, क्योंकि हम खुला पानी देते हैं तो नालियों में भी खरपतवार उग आते हैं। हुँ, नालियों में खरपतवार उग आते हैं तो खरपतवार का प्रबंधन भी मुख्य है। खरपतवार अगर साफ-सुथरा रहता है प्लॉट, तो वायरस आने की भी समस्या कम रहती है, हुँ, क्योंकि जो रस चूसक कीट है, इंसेक्ट है, अगर हम अपने फसलों में स्प्रे करते हैं तो वो जाके खरपतवार में जाके छिप जाता है। तो हुँ, खेतों का साफ-सफाई होना भी ज़रूरी है। हुँ, खुला पानी भी मतलब देना पड़ता है, हुँ, लेकिन वो जैसे बरसात खत्म हो जाता है जनवरी-फरवरी हुँ, के आस-पास में, उसको खुला पानी का ज़रूरत पड़ता है। ज़रूरत देख-देख के, हुँ, मिट्टी देख-देख के ज़रूरत हुँ। पड़ता है। तो एक सवाल ये था भैया कि इसमें बाय द वे इसका अगर मल्चिंग विधि से अगर करें, जी। तो मल्चिंग विधि कितना आवश्यक है, ज़रूरी है या नहीं पपीता की खेती में? मल्चिंग विधि बहुत अच्छा विधि है, लेकिन जैसे गर्मी का समय रहता है, हुँ, तो उस टाइम मल्चिंग को थोड़ा लेट से करके लगाते हैं कई किसान भाई को, जी, हमने देखा है। पपाया उस टाइम थोड़ा-सा बड़ा हो जा रहता है, जैसे थोड़ा-सा टेम्परेचर हल्का डाउन होता है, तो मल्चिंग को थोड़ा-सा फाड़ कर थोड़ा-सा लगाने में दिक्कत जाता है, लेकिन लग जाता है। मल्चिंग ही बहुत अच्छा जी, जी। है पपाया के लिए। तो आप जो बाकी जो किसान भाई हैं, जो अपने जो वीडियो को देख रहे हैं, जी, तो कोई किसान भाई बाय द वे अगर पपीता की खेती अभी तक नहीं किया है जी, जी। और प्लानिंग कर रहा होगा, जी, जी। तो उसको करना चाहिए कि नहीं? या आप क्या उसको सुझाव देना चाहेंगे भाई जी, जी, किसान जी। भाइयों को? पपाया का खेती आप कर सकते हैं। पपाया का खेती बहुत ही अच्छा खेती है, और इसका आपको हमेशा मुनाफ़ा ही मिलेगा। बस जो कुछ-कुछ जो छोटी-छोटी बातें उसको ध्यान रखना पड़ता है, जी, जिससे आपको लगभग-लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया के आसपास एकड़ का प्रॉफ़िट मिल सकता है, अगर आप अच्छे से देख-रेख कर रहे हैं तो। ठीक, ठीक। तो साथियों ये रहा पपीता से जुड़े यानी पपीता की खेती की संपूर्ण जानकारी जो अभी हमने कवर किया और भैया ने इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, तो भैया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जो अपना कीमती समय दिए। तो इसी तरह की खेती की जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो और यदि आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। खेती से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हम लेके आते रहेंगे और मिलते हैं अगली बार कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।